क्या कि ये सरकार टेररिस्ट फ्रेंडली सरकार है और इसके बाद एक के बाद एक आतंकवाद और यहाँ तक कि हमारे जवानों के सर काट दिए जाते हैं, कांग्रेस की सरकार कुछ जश्न बनाती है। 12, 5, 5, 10, 6, 16 अगर कुल मिलाया जाए तो ये 16 है और अभी तक की स्थिति जो 8 सवालों के बाद है 132 और 100 फासला ये बड़ा है, ये फासला थोड़ा सा बड़ा है। महिला आरक्षण, मेरा एक कहना है कि जो डिस्टर्बेंस होता है हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं होता, तो हमें बात रखो। देखिए हम लोग जनरल पार्लियामेंट बात कर रहे हैं, 3 सवाल ऐसे उभरे हैं इस बात को लगता है कि हम लोग जो है मौका देंगे सीधे आमने सामने बोलने का। हम ये सारी दर्शक तय करेंगे, सब उसमें से कुछ भी नहीं कट रहा है, सब कुछ हम 1 मिनट उस पर आ जाएंगे। अब अगला सवाल चूंकि महिला आरक्षण का है, नहीं मेरा कहना हाँ आतंकवाद से आपने हमसे नहीं पूछा, आतंकवाद से तो मैंने बताया होंगे वो नक्सलवाद नहीं, हमने कहा था आप चाहें तो इसमें नक्सलवाद भी जोड़ दें, हमने ये सवाल कहा। वो नक्सलवाद से नहीं, आतंकवाद से तो हम लोगों को हमने उसमें टेररिज्म कहा था, उसमें मैं चाहूंगा कि आतंकवाद से हम बोलना चाहते, हम इसके बाद मौका देंगे, उसके बाद दे देंगे मौका, हम कर लेंगे। ये अगला सवाल महिला आरक्षण के मद्देनजर है जी, इस पर कौन कहेंगे? रागनी बोलो। प्रतुल जी, महिलाओं की परंपरागत छवि में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, उनकी समस्याओं से जुड़ी चर्चा को मुख्य धारा में लाने के लिए और देश की व्यापक निर्णय प्रणाली, प्रक्रिया और व्यवस्था जो है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बनाने के लिए कांग्रेस का मानना था कि राजनीति में उनकी भागीदारी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसी के चलते राजीव जी ने एक सपना देखा, हमने लोकल बॉडीज में आरक्षण को पूरा करके दिखाया। आगे बढ़ के समानता की दृष्टि से हमने सोचा कि सिर्फ 33% ही पूरा नहीं होगा, पूरे देश में 50% आरक्षण लागू किया और फिर उसे और व्यापक बनाने के लिए हमने दरवाजे खोले और ये कहा कि अब महिलाओं को केवल आप निगम पार्षद और पंचायत तक रोक के नहीं रखेंगे, वो विधानसभा में भी आए, लोकसभा में भी आए। इसी के चलते हम लोगों ने पारित किया वहां जहां पर हमारे साथ संख्या थी, अंकगणित हमारे हक में था। और मैं ये आरोप लगाना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी पर कि अगर इन्होंने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई होती तो शायद लोकसभा में भी ये बिल पारित हो गया होता। ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि एनडीए के कार्यकाल में क्या हुआ था, लिस्ट ऑफ बिजनेस में भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट होती है, ये आपके ऊपर आरोप महिला आरक्षण एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर कहा जा सकता है कि 2 राष्ट्रीय दल अगर चाहते तो ये वाकई कानून बन गया होता, दोनों राष्ट्रीय दलों की सहमति होती, क्योंकि दोनों की तादाद पार्लियामेंट में एक साथ मिलके इतनी होती है। कुछ सवाल लोगों के जहन में, हमें लगता है इस पर हम आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, बीजेपी से पूछेंगे, लेकिन पहले राय जूरी की क्या है इस पे? जो कहा कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक ने, शशि शेखर जी 7, नलिनी सिंह जी 6, रामकृपाल जी 6, 19 कुल। और महिला आरक्षण को लेकर नकवी साहब आपकी तरफ से कौन कहेंगे? सिंह जी। आरक्षण का जरूर पड़ती जब अन्याय होता है। आज की तारीख में प्रजातांत्रिक एक कमी है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 10% से नीचे महिलाओं का योगदान है। इसीलिए सारा विमेन रिजर्वेशन बिल और जो विमेन रिजर्वेशन एक्ट बना उसी के तहत हम लोग आगे चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने 1/3 रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन को, अपनी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके महिलाओं को के लिए आरक्षण रखा और ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, पहली पार्टी में जिसमें रखा गया। उसके बावजूद दूसरी बात विमेन रिजर्वेशन बिल जो है राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने पास किया, जबकि उसका विरोध समाजवादी पार्टी और बाकी जो कांग्रेस वाले के सहयोगी है उन्होंने किया। लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने हार दिया उसके जहां तक आरक्षण बिल का। इसीलिए जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है कि विमेन रिजर्वेशन बिल मैनिफेस्टो में है, जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विमेन रिजर्वेशन बिल आज नहीं है। ऑर्डिनेंस ला के हर कुछ चीज लाई गई, ऑर्डिनेंस करके कांग्रेस पार्टी ने आप कितना बोलते हैं भाई? प्रसन्न जी 10 सेकंड और दीजिए इनको।
क्योंकि इन लोगों की हरकत है, जब भी चाहते हैं तो ऑर्डिनेंस ले आते हैं। महिला आरक्षण में क्यों नहीं ऑर्डिनेंस लेकर आइए? महिला आरक्षण में अमेंडमेंट होना है भाई साहब, ऑर्डिनेंस नहीं आता। हम सवालों को लेके आएंगे उसके बाद। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हर दिन एक ऑर्डिनेंस आ रहा था, तो क्यों नहीं आप चोरी में बहस क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने फाड़ा था, याद है आपको? बीजेपी की तरफ से बात सामने आई है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 7, 6 महिलाओं को लेकर जो जूरी की राय है, हमें लगता है एक बराबरी रही है। ये एक स्थिति है, उनमें सबको मिला दिया जाए तो 151 और 8 अंकों का फासला है। इस बीच में एक सवाल इस देश की फॉरेन पॉलिसी को है। नकवी साहब, आपकी तरफ से फॉरेन पॉलिसी को लेकर विदेश नीति। देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें 2 विषयों में वर्सेस होगा। पहला तो है pragmatic and proactive foreign policy of भारतीय जनता पार्टी वर्सेस द spineless and useless foreign policy of the UPA। सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज ये परिस्थिति हिंदुस्तान की है कि जितने नेबर्स हैं उनके साथ हमारा रिश्ता बिल्कुल धूलसात हो चुका है, समाप्त हो चुका है। पाकिस्तान, यहां मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलासा करता हूं, इन्होंने इंटरलोकेटर बैठाया था पाकिस्तान के लिए। पहली बार उन इंटरलोकेटर्स ने POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जगह पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर का इस्तेमाल किया, अर्थात कलम में कांग्रेस ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हिंदुस्तान से बाहर पाकिस्तान को दे दिया है। ये धिक्कार का विषय है। चाइना में अभी हाल फिलहाल में ही हेंडरसन ग्रुप रिपोर्ट आया है, जिससे मालूम पड़ा है कि नेहरूवियन पॉलिसी के, फॉरवर्ड पॉलिसी के घपले और घोटाले के कारण ही चाइना के साथ रिश्ते बिगड़े हैं। श्रीलंका में हम पोर्ट नहीं बना पाए, वहां चाइना जाके पोर्ट बना रहा है। लिट्टे के साथ हमारे लिट्टे को लेकर जिस प्रकार से खुद कांग्रेस को अपने एक नेता को गंवाना पड़ा है। हम इस पे देखते हैं जो बात कही गई है। विदेश नीति कई मायनों में महत्वपूर्ण है। भारत के नक्शे को टटोल लिए तो देश के चारों तरफ कोई ऐसा देश लगता नहीं है जो भारत की बात मानने को तैयार हो। एक दूसरा दौर 5 टीम बीजेपी को 30 अंक मिले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। राशिद साहब, विदेश नीति देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, नीति होती है। ये हमारी सरकार थी जिस सरकार में अमेरिका के साथ हमने रिश्तों को डेवलप किया और इस हद तक डेवलप किया कि न्यूक्लियर डील की। और ऐसे हालात में हमने न्यूक्लियर डील की जबकि हमारी सरकार को खतरा था। हमने अमेरिका से दोस्त की। दूसरी तरफ देखिए, बोलने की एनडीए के जमाने में विदेश नीति का इतना काला दिन था कि अटल जी बस लेकर जा रहे थे और पाकिस्तान की फौज कारगिल में बैठी थी और हिंदुस्तान की सरकार को ये पता भी नहीं था कि पाकिस्तान की फौज कारगिल के अंदर बैठी है। जितने आतंकवादी बड़े हमले हुए पाकिस्तान की तरफ से वो एनडीए के जमाने के अंदर हुए, चाहे वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो, अक्षरधाम पे हमला हो, कश्मीर की असेंबली पे हमला हो, किसी देश के साथ ठीक रिश्ते ये नहीं रखता। हमने पूरी दुनिया के तमाम देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए, गल्फ कंट्रीज के साथ हमारे अच्छे रिश्ते थे। फॉरेन पॉलिसी थी, सिक्योरिटी थोड़ी था। पार्लियामेंट में जब फॉरेन पॉलिसी तो ये होता है मेरे भाई, कहा गया कि पूरा पार्लियामेंट कारगिल हुई थी, फॉरेन पॉलिसी थी। विदेश नीति में सरकार के पीछे खड़ा है, चाहे वो कश्मीर का मसले को लेकर पाकिस्तान का जिक्र हो, चाइना का बात, एक विपक्ष सहमति बना लेता है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं क्योंकि ये देश की बात हो रही है। वहां टकराव बड़ा कम होता है, सहमति बहुत ज्यादा होती है विदेश नीति के मद्देनजर पार्लियामेंट के भीतर। और यहाँ पे विदेश नीति को लेकर भी दोनों पक्षों की तरफ
10 मुद्दों को लेकर जो बात निकल कर आई है, 8 अंकों का निर्णय लिया, 171 अंक टीम बीजेपी के और 163 कांग्रेस के। 3 इशू ऐसे निकल कर आए हैं जिसमें चाहते हैं कांग्रेस भी और बीजेपी भी कि उस पर हम लोग सीधे सीधे बातचीत करें। तो छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं और 3 इशू बहुत सीधे और जनता इसके बाद सीधे सवाल करें। आज तक के ग्राउंड पर बीजेपी कांग्रेस के बीच बेहद दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। अभी तक बीजेपी 171 रनों के साथ आगे है 163 कांग्रेस के मुकाबले। लेकिन हम आपको बता दें कि ये मुकाबला और भी ज्यादा आगे दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी 3 मुद्दों की गेंदें फेंकी जानी बाकी हैं। सईद, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मैच आगे बढ़ रहा है, दिलचस्पी और बढ़ती जा रही है लोगों की, और जिस तरह से बॉलें फेंकी जा रही हैं मुद्दों की और बचाव कर रहे हैं, दूसरी टीम बचाव कर रही है, ऐसे में जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अपीलें भी हो रही हैं, वैसे वैसे हंगामा भी हो रहा है, और बीच में कभी कभी लगता है कि क्रिकेट में कुश्ती का सा मजा आ रहा है। रेफरी को बीच में विसिल बजानी पड़ रही है, इंटरफेयर करना पड़ रहा है, और हमारे तीनों अंपायर, उनकी पैनी निगाह है इस पर, और उन्होंने जो नंबर दिए हैं उससे अभी तो फिलहाल बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखते हैं, ये सेमीफाइनल है 16 मई का। हम चलते हैं प्रसून जी के पास वापस ग्राउंड में, जहां 3 ओवर का मैच अभी भी बाकी है। जी शुक्रिया। ग्राउंड में गर्मी बढ़ रही है, जिन मुद्दों का जिक्र हमने किया है उस पे आए, उससे पहले एक चीज हर किसी के जहन में होगी, मुद्दे हम लिख कर लाए, नेताओं ने उस पर अपनी अपनी बात रखी, जनता कहाँ है। इस देश में तो वोटर की बात हो रही थी, इसलिए सबसे पहले बात, अब सवाल करेंगे, विचार नहीं देंगे, और जिनसे सवाल करेंगे उनके बारे में बताएंगे सीधे। मैं ज्यूरी से बात करना चाहता हूं। अभी ज्यूरी से नहीं, नेताओं से। ठीक है, फिर कांग्रेस से जो भी मुझे जवाब दे। आंकड़ों के फेर में देश की जनता पिस रही है और सिसक रही है। नलिनी जी ने सही कहा कि नकारात्मक रवैया, नलिनी जी ने सही कहा कि नकारात्मक रवैया। हम ये सोच के तो खुश होते हैं कि 11 करोड़ नए लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन हम इस बात का जिक्र भी नहीं करते कि क्यों 35-40% लोग जो हैं वोट भी नहीं डालते। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या पिछले 60 सालों में एक ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता था, इंसेंटिव बेस्ड, जिसमें कैरेट्स और स्टिक्स के सहारे हम लोगों को जनरेट करते कि वो घर से निकल के वोट डालें, ताकि ये जो हंग असेंबली और हंग पार्लियामेंट का सिस्टम है ये खत्म हो जाता। कांग्रेस की तरफ से ये किससे, आप कांग्रेस से पूछें। कांग्रेस से, कांग्रेस। राशिद साहब, देखिए बात आपकी बहुत ठीक है। दुनिया के अंदर बहुत कम मुल्क हैं जहां पे वोटिंग कंपलसरी है। वोटिंग कंपलसरी हो सकती है, लेकिन ये अकेला एक राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। आज तो कोalition सरकारों का जमाना है, लेकिन आपकी बात बहुत दुरुस्त है, इस पे डिबेट होनी चाहिए, तमाम राजनीतिक दलों को साथ आना चाहिए, और अगर 100% वोटिंग हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में कंपलसरी है, जुर्माना भी है, लेकिन इसके बावजूद वहां 95% पोलिंग होता है, 100% नहीं होता। लेकिन इस पर डिबेट की जा सकती है, अगर कंसेंसस बनता है तो कांग्रेस पार्टी को इस पर कोई इतराज नहीं हो सकता। हमें लगता है इस पर आपकी राय भी आनी चाहिए। एक मिनट, इस पर आपकी राय क्या है कि क्या वाकई देखिए प्रश्न क्या है, इस पर ये निराशा और आशा का प्रश्न है। आज की स्थिति में जनता जो है वो पूरी राजनीति से शर्मसार हुई है। ये इस समय पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए। हम सब लोगों को एक गहन चिंतन करना चाहिए कि जनता में राजनीति के प्रति उत्साह क्यों नहीं है, विश्वास क्यों नहीं है। ये सवाल क्योंकि अगर आप बोल लीजिए मैं चुप रहे। नहीं, मैं कह रहा हूं, अगर ये तहजीब हम लोग दिखाएंगे तो जनता हमें गाली देगी। क्यों नहीं समझ रहे हम लोग? यहाँ जिस तरह हम लोग डिबेट कर रहे हैं, इससे जनता में इंप्रेशन नहीं पड़ने वाला है। लोकतंत्र की खूबसूरती क्या बहुमत पाने के बाद ही आएगी? मैं वही समझा रहा हूँ। ये देश अलग-अलग रंग में बटा हुआ है। इस समय देखिए, इस समय उम्मीद की किरण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आज निराशा के माहौल में अगर राजनीति के प्रति जनता में उम्मीद नहीं जागी तो कहीं प्रजातंत्र को खतरा हो सकता है। इसलिए बहुत गहन चिंतन करना चाहिए। बहुत हल्के से हम चीजें ले रहे हैं। एक मिनट, हमें लग रहा है थोड़ी सी उलझन हो गई इसमें। आप तो दार्शनिक चिंतन कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने बिल भी पास किया हुआ है कंपल्सरी वोटिंग का। आपकी गवर्नर साहिबाओं से क्या बहुदलीय प्रणाली जिसके तहत जनता के भीतर एक सवाल है कि बहुमत जिसे नहीं मिलता है, गठबंधन करके चीजें उलझती चली जाती है, ये उलझन ठीक है, गलत है, सही है, क्या होना चाहिए? 65 सालों के चुनावों में अगर आप वोटिंग के परसेंटेज को देखिए तो 1952, 57 और बाद के चुनाव, 3 चुनावों में परसेंटेज बहुत अच्छा था।
इधर भी पिछले 2-3 चुनावों से परसेंटेज बेहतर होना शुरू हुआ है। यानी जो सुबह के सपने उस समय थे बीच पे कुबलाने लगे और अब लोग जागृत होकर एक बार फिर वोट डालने निकलने लगे हैं। आज आसाम में जो वोट पड़ा है, पूर्वोत्तर में पड़ा है, वो 72% से ज्यादा लोग आए हैं। दुरूह इलाके में भी 72% से ज्यादा लोग आए हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, प्रजातंत्र खतरे में है। हमारा उभरता हुआ प्रजातंत्र है, तरह तरह के लोग हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, दलित हैं, और वो सारे लोग धीमे धीमे सत्ता में भागीदार बन रहे हैं। मुझे लगता है हम सही रास्ते में हैं और इसी तरह बहस करके हम इवॉल्व करते जाएंगे। 6000 साल पुरानी संस्कृति में 6-7 साल में कुछ नहीं बदलेगा। जी, बात कही बहुत इंपॉर्टेंट। मैं केवल एक लाइन, देखिए, ये जो प्रजातंत्र के प्रति लोगों का विश्वास है, ये विपरीत परिस्थितियों में पड़ा है। सरकार ऐसी सरकार जो लोगों के सामने नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। कुछ संगठन ऐसे संगठन जो लोकतंत्र के प्रति हमले पे हमले कर रहे थे, उसके बावजूद भी जो है वो 80%, 85% लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके और एक बेहतर सरकार, एक अच्छा विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो ये तो लोकतंत्र के प्रति जनता, ये जनता का ही सवाल था। एक मिनट, ये जनता के बीच से ही सवाल आया था। जी, आप खड़े हुए, बोलिए, किससे पूछना है, बोलिएगा। मेरी किसी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों से महंगाई के ऊपर एक सवाल है। मैं सवाल पूछिए। उनसे इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि उनको लग रहा है कि वो सत्ता में आ रहे हैं। आप महंगाई आने वाले टाइम में कैसे कम करेंगे? क्योंकि महंगाई खाने के मुद्दे से ज्यादा जुड़ी हुई है। क्या किसानों की फसलों की कीमतें कम करेंगे, या लोगों से खाना कम खाने के लिए कहेंगे, या इंद्र देवता से ये कहेंगे कि बारिश ना आए, बेमौसमी बारिश ना आए और फसलें खराब ना हो? मैं बोलूं? विजय गोयल। महंगाई का जो मामला है अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अगर देश के अंदर गुड गवर्नेंस होगी, अगर हमारी पॉलिसीज ठीक होंगी, अगर समय पे हम सही कदम उठाएंगे, और ये नहीं कि जिस समय आफत आए उस समय हम निर्णय लें, कब इंपोर्ट करना है, कब एक्सपोर्ट